वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के अंतर्गत इतिहास विषय के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये इस सीरीज का हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम चैनल पर 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो उनको भी आप जरूर देखें। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ऐसा ही हम प्रत्येक विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। एक वीडियो हमने साइंस विषय के ऊपर भी अपलोड कर दिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इतिहास विषय के 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? आप सभी ने चंद्रगुप्त मौर्य वाला एपिसोड देखा होगा, उसमें नंद वंश रहता है। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो पहला ऑप्शन है हमारा नागार्जुन, दूसरा ऑप्शन है धनानंद, तीसरा ऑप्शन है महानंद, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा महानंद। क्या हो जाएगा? जो नंद वंश था उसका संस्थापक कौन थे? तो वो थे महानंद। ये महानंदनी नहीं है, महानंद है, यानी कि महानंद ने नंद वंश की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर से जुड़े हुए प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, और ये प्रश्न तो बार बार रिपीट होता है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। जो सिकंदर था उसने भारत को कब इन्वेंट किया था, कब इन्वेजन किया था, यानी कि आक्रमण किया था। तो पहला ऑप्शन है हमारा 333 ईसा पूर्व, दूसरा है 325 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 300 ईसा पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 326 ईसा पूर्व, यानी जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था कब किया था? वो किया था 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो पहला ऑप्शन है महापद्मनंद, दूसरा है घनानंद, तीसरा है कालाशोक, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है घनानंद। कौन है? घनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो पहला विश्व की डेमोक्रेसी थी जो कि वैशाली थी, वो किसके द्वारा स्थापित करी गई थी? तो पहला है गुप्त वंश द्वारा, दूसरा लिच्छवी द्वारा, तीसरा है मौर्य द्वारा, और फोर्थ है नंद वंश के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिच्छवी के द्वारा। जो लिच्छवी वंश था उन्होंने विश्व की पहली डेमोक्रेसी बनाई थी वैशाली को, यानी कि यहाँ पर क्या है, वंशानुगत राजा नहीं हुआ करते थे, जनता के चुनाव के माध्यम से यहाँ पर राजा बनते थे। जैसे कि आज हम भारत में, अमेरिका में डेमोक्रेसी है, प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है। तो आप देख सकते हैं जो यूरोपियन देश डेमोक्रेसी का ढिंडोरा पीटते हैं वो भारत से सीखे आगे कुछ, कि कितने साल पहले ही भारत में डेमोक्रेसी आ गई थी। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है लिच्छवियों के द्वारा। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, यानी कि ये फर्स्ट ईरानी शासक था जिसने भारत का कुछ हिस्सा अपने अंतर्गत शामिल कर लिया था। तो पहला ऑप्शन है साइरस, दूसरा ऑप्शन है डेरियस, तीसरा है कोम्बोसिस, और फोर्थ है जेरसस। साथियों, करेक्ट आंसर है डेरियस। जो डेरियस नाम का राजा था, इसने भारत का कुछ हिस्सा अपने टेरिटरी में, यानी कि ईरान के अंदर मिला लिया था। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? क्या है कि जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है ये किससे संबंधित है, यानी कि किस धर्म से जुड़े हुए हैं? तो पहला है बौद्ध धर्म से, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हिंदू धर्म से, तीसरा है सिख धर्म से, और फोर्थ है जैन धर्म से। तो इसका करेक्ट आंसर है बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। जो त्रिपिटक ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए माने गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी? तो पहला ऑप्शन है महिपाल ने, दूसरा ऑप्शन है धर्मपाल ने, तीसरा ऑप्शन है गोपाल ने, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा देवपाल ने। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों धर्मपाल ने। किसने? जो धर्मपाल नाम के राजा थे, इन्होंने बौद्धों के लिए विश्वविख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, ताकि जो बौद्ध भिक्षु के यहाँ पर आके पढ़ लिख सके। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? क्या प्रश्न है कि जो महावीर स्वामी थे जो जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो इनका जो जन्म है वो किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो पहला है शाक्य, दूसरा है लिच्छवी, तीसरा है जांत्रिक, और फोर्थ है सल्लास।
तो इसका करेक्ट आंसर है यांत्रिक। क्या है? जो यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र थी उसमें महावीर का जन्म हुआ था। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर यांत्रिक, आप ये जरूर याद रखें। और साथियों बहुत सारे बोलते हैं कि जीके के क्वेश्चन बहुत इजी हैं, ये आप जो वीडियो में डालते हैं, तो जीके का कोई भी क्वेश्चन कठिन या सरल नहीं होता। जिसका मैं आंसर पता वो हमारे लिए सरल, जिसका आंसर नहीं पता वो हमारे लिए कठिन। तो जीके में क्या कठिन क्या सरल, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि मैं आपके लिए छाट छाट के लेकर आता हूँ। अब अगला प्रश्न है हमारा, महावीर की माता कौन थी? तो पहला ऑप्शन है देवानंदी, दूसरा ऑप्शन है त्रिशला, तीसरा ऑप्शन है यशोदा और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिशला, ऑप्शन दूसरा। तो महावीर जी की माता का नाम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा त्रिशला, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ऑप्शन देखते हैं हम। तो पहला है नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा है वैशाली विश्वविद्यालय, तीसरा है कांधार विश्वविद्यालय और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है नालंदा। क्या है? सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय, सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है ये हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी। अच्छा, किस राज्य में? तो नालंदा बिहार राज्य में स्थित है। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? नालंदा। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम, जमाली, दूसरा है योसूद, तीसरा है प्रभाष और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे जमाली। कौन थे? जमाली, ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप दिल्ली पुलिस या एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इन दोनों जगह से आते हैं। तो साथियों अलग से भी लूसेंट वगैरह से कहीं से भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अच्छे से पढ़ लें, तो उससे आपको प्रश्न बहुत ज़्यादा बनने की संभावनाएं रहती हैं। और एक महाजनपद काल से जो 16 महाजनपदें थी उनसे भी परीक्षा में प्रश्न लगातार पूछता है, तो उनको भी अच्छे से तैयार कर लिया हो सकते हैं। अगर टाइम रहा और आपका सहयोग रहा तो हम इन टॉपिक वाइज कंटेंट भी आपके लिए ला देंगे, एमसीक्यू टॉपिक वाइज, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद काल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो आजीवक संप्रदाय था इसके संस्थापक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है हमारा ओपाली, दूसरा ऑप्शन है मक्खली गौसल, तीसरा ऑप्शन है आनंद और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है मक्खली गौसल। मक्खली गौसल थे, इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी थी। तो जो आजीवक संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे मक्खली गौसाल। नाम थोड़ा ऐसा है लेकिन आप एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो पहला ऑप्शन है 1350 ईस्वी में, दूसरा है 1600 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1398 ईस्वी में और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी में। कब? 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? जो लोधी वंश था इसका संस्थापक कौन है? तो पहला ऑप्शन है बहलोल लोधी, दूसरा है सिकंदर लोधी, तीसरा है इब्राहिम लोधी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बहलोल लोधी। जो बहलोल लोधी था इसने लोधी वंश की स्थापना करी थी। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनी किस वंश का था? जो मोहम्मद गजनी था यह किस वंश से जुड़ाव रखता था? तो पहला है यामिनी, दूसरा है तुगलक, तीसरा है गुलाम और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो मोहम्मद गजनी है ये था यामिनी वंश से। किससे? यामिनी वंश से ये जुड़ा हुआ था मोहम्मद गजनवी। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? क्या है कि जो शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम, भास्कर ने, दूसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट ने, तीसरा ऑप्शन है वराहमिहिर ने और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो शून्य की खोज करी थी आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने। और जो हमारी पहली सैटेलाइट थी उसका नाम भी आर्यभट्ट ही रखा था इनके सम्मान में। तो शून्य की खोज किसने करी थी? वो करी थी आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? क्या प्रश्न बोल रहा है कि विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम, कौशाम्बी, दूसरा है तक्षशिला, तीसरा है विक्रमशिला और फोर्थ है ये सभी। तो उसका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। क्या हो जाएगा? कौशाम्बी उस समय विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। बाकी तक्षशिला और विक्रमशिला तो बहुत फेमस विद्या अध्ययन के केंद्र रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौशाम्बी, ये विद्या अध्ययन से जुड़ा हुआ नहीं था। अब ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, ये सभी देखते हैं, ये सभी क्लिक कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो पहला ऑप्शन है भास्कर ने, दूसरा है मेगस्थनीज ने,
तीसरा है वसुमित्र ने और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले भारत का दौरा करने वाले यात्री थे मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज। इन्होंने सबसे पहले भारत को घूमा था और फिर भारत होते हुए चीन चले गए थे। और उन्होंने एक बहुत फेमस किताब भी लिखी है, इंडिका। क्या सी किताब लिखी है? ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछ ली गई है साथियों, इंडिका किताब। तो ये भी आप जरूर याद रखें कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो वो है इंडिका। और ये भारत का दौरा करने वाले पहले विदेशी यात्री थे। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? क्या है प्रश्न? कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो पहला है हर्षवर्धन को, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य को, तीसरा है समुद्रगुप्त को और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। जो हर्षवर्धन है इनको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। किसको? हर्षवर्धन को इनको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो साथियों जो हर्षवर्धन है वो अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम, प्रयागराज में यानी कि प्रयाग में, दूसरा है वाराणसी में, तीसरा है मथुरा में और फोर्थ है पेशावर में। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रयाग में। कहाँ पर? प्रयाग में। तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा क्या करता था? प्रयाग में करता था। और साथियों प्रयागराज का नाम पहले भी प्रयागराज ही हुआ करता था, बाद में जब मुगल आए तब उन्होंने उसका नाम इलाहाबाद कर दिया था। फिर से इसका उत्तर प्रदेश सरकार ने नाम बदल के क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ करता था? तो प्रयागराज में ही करता था। अगला प्रश्न है, मिहिर कुल का संबंध किससे है? जो मिहिर कुल नामक शासक था उसका संबंध किससे है? तो पहला है हुणों से, दूसरा है कुषाणों से, तीसरा है मौखरी से और फोर्थ है गुप्त से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुण से। किससे? हुण से। तो जो मिहिर कुल है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध हुण से हो जाएगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? कौन बाणभट्ट? तो किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो पहला है कनिष्क के, दूसरा है कुमारगुप्त के, तीसरा है हर्षवर्धन के और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के। कौन? किसके? हर्षवर्धन के। तो जो बाणभट्ट थे वो हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। क्या थे? राज दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? तो जो बाल विवाह होते थे 13-14 वर्ष की आयु में या 12 वर्ष की आयु में, यह प्रथा कब से प्रारंभ हुई थी? तो पहला ऑप्शन है गुप्त काल में, दूसरा है कुषाण काल में, तीसरा है मौर्य काल में और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है गुप्त काल में। जो गुप्त काल था साथियों वहां से बाल विवाह की प्रथा आरंभ हो गई थी। अब आप कमेंट करके बताइए आपके अनुसार बाल विवाह अच्छा था या जो आज का सिस्टम है ये अच्छा है? कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब तक दिल्ली पुलिस का एग्जाम चलेगा हम आपके लिए डेली कंटेंट लेकर आएंगे बढ़िया से बढ़िया। अब अगला प्रश्न है हमारा, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? यानी सबसे ज्यादा सोने के सिक्के बनाकर उसको जारी करने वाला कौन सा काल था? तो पहला है गुप्त काल, दूसरा ऑप्शन है कुषाण काल, तीसरा है मौर्य काल में और फोर्थ है हर्षवर्धन के काल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में। क्योंकि साथियों गुप्तों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के बनाए और उनको चलाया था। तो सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी होंगे? गुप्त काल में जारी होंगे। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? क्या बोला जाता है? इसको कविराज की उपाधि दी गई है या इसका यूं कहे हम अन्य नाम है कविराज। प्रश्न फिर से रिपीट कर दूं, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो पहला है चंद्रगुप्त मौर्य को, दूसरा है कनिष्क को, तीसरा है समुद्रगुप्त को और फोर्थ है कुमारगुप्त को। तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को साथियों कविराज कहा जाता है, क्योंकि जो समुद्रगुप्त के समय के सिक्के मिले हैं उसमें एक तरफ समुद्रगुप्त क्या कर रहा है, हाथ में वीणा बजाए हुए बैठा है, मतलब विराजमान है, और एक तरफ उसमें सिक्के पे कुछ लिखा गया है। तो इसलिए इनको कविराज बोला गया है क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा जुड़ाव था। तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? वो समुद्रगुप्त को कहा गया है। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो जो गुप्त राजवंश है वो काय के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था? तो पहला है अपने साम्राज्यवाद के लिए जो कि आज चाइना कर रहा है, दूसरा है कला एवं स्थापत्य के लिए, तीसरा है राजस्व एवं भूमिकर के लिए, फोर्थ है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने कला एवं साहित्य काल के लिए। काय के लिए? अपने कला एवं साहित्य काल के लिए। इसलिए साथियों गुप्त साम्राज्य को या गुप्त राजवंश को या गुप्त काल को कला एवं स्थापत्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? स्वर्णिम काल बोला जाता है, क्योंकि इसके शासकों ने क्या है बहुत ज्यादा कला और स्थापत्य को बढ़ावा दिया था। जैसे हमने पिछले प्रश्न में देखा, समुद्रगुप्त कविराज था, वो खुद वीणा वादन किया करता था। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। जो मुजरिस है ये किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। तो पहला है चेर का, दूसरा है कदम्ब का, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा चोल और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जो मुजरिस बंदरगाह था वो चेर राजवंश का प्रमुख एक बंदरगाह था। किसका? चेर राज्य का। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो पहला है श्रीगुप्त, दूसरा है घटोत्कच गुप्त, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। कौन? तो जो गुप्त वंश की स्थापना करी थी वो किसने करी थी? वो करी थी श्रीगुप्त ने। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। यानी कि जो गुप्त शासक थे वो कौन सी सरकारी भाषा में अपना कार्य किया करते थे। तो वो पाली थी, पहला ऑप्शन, दूसरा संस्कृत, तीसरा हिंदी, फोर्थ प्राकृत। साथ ही जो गुप्त शासक थे उनकी सरकारी भाषा थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। यानी कि अपना तमाम लेखा जोखा कामकाज ये किस भाषा में करते थे? संस्कृत भाषा में करते थे। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाएं का मतलब जैसे अभी हम इसको ऐसा लिख रहे हैं ना, यूं ऐसा, ये इसको इधर से लिखते थे, ऐसे जाते थे, ऐसे जाते थे, ऐसे लिखते थे। तो प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो पहला ऑप्शन है खरोष्टी लिपि, दूसरा है शारदा लिपि, तीसरा है नंद नागरी लिपि और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। जो खरोष्टी लिपि थी ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे उर्दू में होता है, मेनली उर्दू भी उल्टी चलती है, वो दाएं से बाईं चलती है, सेम खरोष्टी लिपि के साथ था। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भीम बेटका, ये ना ठ ठ तो जो भीम बेटका है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन है अपने खनिज के लिए, दूसरा है सोन नदी के उद्गम स्थल के रूप में, तीसरा ऑप्शन है गुफाओं के शैल चित्र के लिए और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए। किसके? गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीम बेटका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है साथियों, क्योंकि यहाँ पर जो आदि मानव शैल चित्र बनाकर गए थे बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर, वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं और करीब करीब 2000 से ऊपर यहाँ पर शैल चित्र हैं, जिनमें उस समय का हम जीवन दर्शन देख सकते हैं कि वो लोग कैसे जीते थे, शिकार करते हुए फोटो, कुत्ता साथ में रखते हुए फोटो, ऐसे अनेक शैल चित्र यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे भीमबेटका की गुफाओं में। और इसीलिए जो मध्य प्रदेश गाने उसमें एक लाइन है कि भीम बेटिका आज कला का पत्थर पर अभिषेक है, सर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। क्या था? निगम था, जैसे कि आज होते हैं ना उसी प्रकार से। तो निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो पहला है परिषद, दूसरा है मणिग्राम, तीसरा है अष्टदिग्गज और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है साथियों मणिग्राम। क्या है? मणिग्राम। तो जो व्यापारियों का निगम हुआ करता था, मंडल हुआ करता था, उसको मणिग्राम बोलते थे। क्या बोलते थे? मणिग्राम बोलते थे। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम चावल, दूसरा है गेहूं, तीसरा है बाजरा और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा जौ। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है चावल। क्या है? चावल, राइस। सबसे पहले चावल का मनुष्य ने इंटेक करना शुरू किया था। तो मानव द्वारा सर्वप्रयुक्त अनाज कौन सा हो जाएगा? चावल। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था। जो गुर्जर्स थे उनको किस शासक ने पराजित किया था। तो पहला है हमारा राज्यवर्धन ने, दूसरा है हर्षवर्धन ने, तीसरा है भास ने और फोर्थ है चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी। यानी जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने एक भिक्षुणी संघ की भी स्थापना करी थी, तो वो किस स्थान पर करी थी। तो पहला है सारनाथ में, दूसरा है कपिलवस्तु में, तीसरा है वैशाली में और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। कहां पर? सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था। तो इनका पहला उपदेश इन्होंने किस स्थान पर दिया था। पहला है कुशीनगर में, दूसरा है बोधगया में, तीसरा है वैशाली में और फोर्थ है हमारा सारनाथ में। कहां पर? सारनाथ में
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। तो जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। थोड़ा सा हम 36वां क्वेश्चन देखेंगे, कुछ गड़बड़ दिख रही है मुझे। हाँ साथियों, जो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वो कपिल वस्तु में करी गई थी। कहाँ पे? कपिल वस्तु में, सारनाथ में नहीं करी गई थी, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया हमारा। तो जो भिक्षुणी संघ की स्थापना है कपिल वस्तु में करी गई थी। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट है। ऑप्शन एक को आप काट देना, सारनाथ नहीं है, कपिल वस्तु है। फिर से मैं प्रश्न रिपीट कर दूं कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिल वस्तु में करी गई थी। ऑप्शन दूसरा हमारा करेक्ट आंसर है। सारनाथ नहीं होगा, कपिल वस्तु होगा। वेरी वेरी सॉरी इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ऐसे कौन से राजा थे जिनके शासनकाल में बौद्ध और जैन धर्म दोनों के ही उपदेश देखने को हमें मिले थे? तो पहला है अशोक, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है अकबर और फोर्थ है बिंबिसार। तो इसका करेक्ट आंसर है बिंबिसार। क्या है? बिंबिसार। अकबर तो उस समय उसका नामो निशान नहीं था। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेश किसके शासनकाल में देखने को मिले? तो हमें बिंबिसार के शासनकाल में देखने को मिले थे। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं हम। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो महावीर स्वामी थे उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो पहला ऑप्शन है कुल गुमले में, दूसरा ऑप्शन है पावापुरी में, तीसरा ऑप्शन है लुम्बिनी में और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है पावापुरी में। कहाँ पर? पावापुरी में। तो महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कभी कभी क्या होता है, फ्लो में छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है यार भाई, तो माफ करना। कपिल वस्तु उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है उस प्रश्न का। अब अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा सारनाथ में, दूसरा है गया में, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी में और फोर्थ ऑप्शन है कुशीनगर में। तो सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई थी गया में। कहाँ पर? गया, बिहार में। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो जो भागवत संप्रदाय बना था उसका योगदान, उसके विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो पहला है हिंद यूनानी, दूसरा है कुषाण, तीसरा है पार्थियन और फोर्थ है गुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद और यूनानी। जो हिंद और यूनानी शासक थे उनका साथियों भागवत संप्रदाय के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? ये क्षेत्रीय नहीं, क्षत्रिय है। क्या है? क्षत्रिय। इसको काट देना कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो पहला ऑप्शन है यांत्रिक, दूसरा है कोल्ली, तीसरा है शाक्य और फोर्थ है कौशल। तो साथियों करेक्ट आंसर है शाक्य। जो महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य क्षत्रिय कुल के थे, वो क्षत्रिय है। तो कौन सा कुल के हो जाएंगे वो? क्षत्रिय, शाक्य क्षत्रिय कुल के थे महात्मा बुद्ध। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। परीक्षा में आया तो ऐसे ही इसको ठोक देना, शाक्य क्षत्रिय कुल को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें सबसे प्राचीनतम राजवंश बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम कुषाण, सेकंड ऑप्शन है मौर्य, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा गुप्त और फोर्थ ऑप्शन है कण्व। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों मौर्य। मौर्य साम्राज्य इन चारों में सबसे पुराना है। क्या है? सबसे प्राचीनतम है, इसलिए हमें इनका क्रम भी याद जरूर रखना चाहिए, कभी ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। तो सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा हो जाएगा? मौर्य राजवंश। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो पहला है चंद्रगुप्त मौर्य ने, दूसरा है अशोक ने, तीसरा है बिंदुसागर ने, या ये बिंदुसार होगा, बिंदुसार ने, और फोर्थ है ये सभी। तो साथियों मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन्होंने क्या किया था कि जो नंद वंश का संस्थापक था अंतिम धनानंद, उसको हराकर फिर एक चंद्रगुप्त मौर्य नए साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, जिसका नाम हुआ मौर्य साम्राज्य। स्थापना किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पहला देखते हैं हम तोल, दूसरा है दिनार, तीसरा है पण और फोर्थ है काकणी। तो जो मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम था पण। क्या था? पण। ऑप्शन 1। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। क्या है कि मौर्य काल में जैसे आज IIT एम्स है ना, उसी प्रकार से तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम नालंदा, दूसरा देखते हैं तक्षशिला, तीसरा ऑप्शन है वैशाली और फोर्थ है उज्जैन। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला। तो जो मौर्य काल में सर्वाधिक उपयुक्त या प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन सा था? वो था तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है,
सांची का स्तूप किसने बनवाया था? जब भी आप भोपाल होते हुए विदिशा सागर बीना जाएंगे तो आपको ये ट्रेन से देखने को मिल जाएगा। सागर स्टेशन के आसपास जरा गौर से देखना, सॉरी सांची स्टेशन के पास जरा गौर से देखना। चलिए छोड़िए। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो पहला है गौतम बुद्ध, दूसरा है खरगोन, ये, और तीसरा ऑप्शन है हमारा अशोक, और फोर्थ है चंद्रगुप्त। तो साथियों जो सांची का स्तूप है वो बनवाया था अशोक ने। किसने? अशोक ने। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने, और ये विश्व विरासत स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? जो श्रीनगर है इसकी स्थापना किस मौर्य शासक ने करी थी? तो पहला ऑप्शन है दशरथ ने, दूसरा है बिंदुसार ने, तीसरा है अशोक ने, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा अशोक ने। किसने? अशोक ने। तो श्रीनगर की स्थापना करने वाले शासक कौन थे? तो उससे अशोक। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आज का हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? जो कण्व वंश है इसका संस्थापक कौन था? तो पहला है नारायण, दूसरा है सुशर्मा, तीसरा है वसुदेव, और फोर्थ है भूमिमित्र। क्या है? भूमिमित्र। शानदार नाम है। तो कण्व वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा वसुदेव। कौन हो जाएगा? वसुदेव। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। वसुदेव महोदय ने कण्व वंश की स्थापना करी थी। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज का। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? क्या है जो पुरुषपुर है ये निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पहला है पाटलिपुत्र का, दूसरा है पंजाब का, तीसरा है पेशावर का, और फोर्थ है पटना का। तो करेक्ट आंसर है पेशावर का। कहाँ का? पेशावर का। तो जो पुरुषपुर है साथियों ये पेशावर का दूसरा नाम है, और वर्तमान में पेशावर कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पेशावर पाकिस्तान में चला गया है। तो पुरुषपुर, पहले इसका प्राचीन नाम पुरुषपुर हुआ करता था, बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? पेशावर कर दिया गया। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। तो साथियों ये हमारा इतिहास विषय का तीसरा वीडियो था। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको भी आप जरूर देखें। साइंस विषय का भी एक वीडियो अपलोड है हमारा विज्ञान का, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आशा करता हूँ आपने वीडियो को पूरा जरूर देखा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, राम राम।